नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में कितने राज हैं और कितनी नीति, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। चुनावी साल हो तो राजनीति का खेल समझना जरूरी भी हो जाता है। आपको सत्ता और सियासत की चाल समझाने और देश दुनिया का पूरा हाल बताने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से, जो पिछले 3 साल से एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच में दंगल का अखाड़ा बनी हुई है। उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच अधिकारों की जंग में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने कहा है कि दिल्ली में सरकार वही है जिसे जनता चुनती है। उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। संविधान पीठ ने कहा कि एलजी दिल्ली के प्रशासक जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के सभी फैसलों को राष्ट्रपति के पास रेफर करते रहें। रूटीन के मामलों में दिल्ली की सरकार अपने मन से फैसला कर सकती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आज उन्होंने एक तरह से दोबारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको रीइंस्टेट कर दिया है दिल्ली में। जो 3 साल से बिल्कुल अपना एक तरीके का वातावरण था, उसमें डिसीजंस पे डिसीजंस आ रहे थे, एलजी अपनी मनमर्जियां कर रहे थे, तो उस पे जो है एक अब एक लगाम लगेगी। एलजी को अगर एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की कैबिनेट का कोई भी डिसीजन लगता है कि न्यायोचित या संविधान संगत नहीं है, तो वो उससे डिसएग्री कर सकते हैं। इसकी पावर उनको है, और वो जब डिसएग्री करेंगे तो फिर वो उस इशू को प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को जश्न मनाने का मौका मिल गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनता और लोकतंत्र की जीत बताया, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब एलजी अड़ंगेबाजी नहीं कर सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अब बहाना खत्म हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तहे दिल से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें दिल्ली की जनता को उन्होंने सुप्रीम बताया है। अदालत ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है, जनता की चुनी हुई सरकार सुप्रीम होगी, एलजी के पास में मनमानी करने की पावर नहीं होगी। अगर केजरीवाल साहब को इसमें जीत दिखाई देती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। कम से कम दिल्ली रोज अखबारों में ये नहीं पड़ेगी आज उपराज्यपाल से लड़ाई हो रही है, कल प्रधानमंत्री से हो रही है, परसों पुलिस कमिश्नर से लड़ाई हो रही है, और इस तरह से आलोचना, गाली गलौज, धरना प्रदर्शन से उठ के दिल्ली के अंदर विकास के काम होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अरविंद केजरीवाल को बड़ा करारा तमाचा है। आप 3 लाइनों को खाली अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे से बता दीजिए, वो इंडिया न्यूज देख रहे होंगे, कि संसद का कानून ही सर्वोच्च है। दिल्ली में अराजकता नहीं चलेगी और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बड़ी क्लैरिटी से कर दिया है। चाहे एलजी के अंडर कोई चीज आए या गवर्नमेंट लोकल के जगह, अगर जो ये टुगेदर नहीं चलेंगे और कॉन्फ्लिक्ट में चलेंगे तो नुकसान किसका होगा? दिल्ली का होगा ना। केजरीवाल सरकार का एलजी से पहला टकराव ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ही शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि अब किस कैडर के अधिकारियों का बॉस कौन होगा। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था 2 साल पहले, तो उसके बाद एक आदेश जारी हुआ था और दिल्ली सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर्स छीन के दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट से वो एलजी साहब ने अपने पास रख ली थी और चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज के पास दे दी थी। तो आज अभी थोड़ी देर पहले बीइंग द मिनिस्टर ऑफ सर्विस मैंने ऑर्डर किया है कि ये व्यवस्था बदल के आईएएस, दानिक्स, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स इक्विवेलेंट टू ऑफिसर्स सेंट्रल सर्विसेज, ये सब के ट्रांसफर की पावर, ये इस सब के ट्रांसफर्स चीफ मिनिस्टर साहब के अप्रूवल से होंगे। उसके अलावा ग्रेड 1 दास, ग्रेड 2 दास, प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह के ट्रांसफर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल से होंगे। इसके अलावा ग्रेड 3, ग्रेड 4 दास, ग्रेड 2, ग्रेड 3 स्टेनोज वगैरह के ट्रांसफर मिनिस्टर सर्विसेज के अप्रूवल से होंगे। और अदर एम्प्लॉइज ऑफ कैडर, एक्स कैडर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेड, अभी तक सेक्रेटरीज के पास पावर थी, मिनिस्टर्स को फाइलें नहीं दिखाई जाती थी या मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेते थे,
उनके लिए मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट के अप्रूवल से वो ट्रांसफर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सिर्फ संवैधानिक आधार पर एलजी और दिल्ली सरकार के अधिकार बताए हैं। वो तमाम मुद्दे अब भी उलझे हुए हैं जिन पर एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच में तकरार की शुरुआत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अधिकारों की लकीर तो जरूर तय कर दी, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी भी फैसला आना बाकी है। जैसे एसीबी किसके अंडर जाएगी, दिल्ली की सब में सरकारी वकीलों की नियुक्ति कौन करेगा, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग किसके पास होगी। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल संविधान के 239 ए की व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि जो दूसरे विषय हैं वो संबंधित बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई एक बार फिर से देखी जा सकती है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बाजी जीतने के लिए मोदी सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने में अब जुट गई है। इसी के तहत केंद्र ने धान सहित खरीफ की सभी 14 फसलों की लागत पर 1.5 गुना एमएसपी के वादे को अमल में लाकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने धान की एमएसपी 1550 रुपए से बढ़ाकर 1750 रुपए क्विंटल कर दी है। सबसे ज्यादा एमएसपी रागी की बढ़ी है, जिसे 1900 से बढ़ाकर 2897 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जबकि मक्के की एमएसपी 1425 से बढ़ाकर 1700, मूंग की एमएसपी 5575 से बढ़ाकर 6975, उड़द की 5400 से बढ़ाकर 5600, अरहर की 5450 से 5675 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं बाजरे की एमएसपी 1425 रुपए से बढ़ाकर 1950 रुपए और मूंगफली की 4450 से बढ़ाकर 4890 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। और निराशा थी। इस हकीकत को यदि किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने समझा, और उन्होंने किसानों को पिछले बजट में ही यह आश्वस्त कर दिया था कि हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कास्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे, यानी 150% लागत मूल्य का 1.5 गुना, इनपुट कास्ट की 1.5 टाइम्स हम उनको कीमत देंगे। आज की कैबिनेट में यह फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट कर इस वृद्धि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 2014 में किसानों से किए गए वादे को हमने पूरा कर दिखाया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया। किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं की थी कि लागत मूल्य से 1.5 गुना 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य देना, ये हिम्मत किसी ने नहीं की। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ोतरी कर देश के किसानों की 7 दशक पुरानी मांग को समाप्त किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो किसानों की आय दुगनी हो, उस दृष्टि से एक बड़ा कदम, और उसके साथ साथ में किसानों की चिंता करना, किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जो एक बहुत बड़े निर्णय करने की आज की तारीख में आवश्यकता महसूस हो रही थी, वो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एमएसपी में बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले किसान विरोधी छवि को तोड़ने की कवायद भी शुरू कर दी है। आम चुनाव और इसी साल 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को जुमला बताते हुए जोरदार हमला बोला। मई 2014 में झूठ की बुनियाद पर और लागत जमा 50% की जुमलावाणी कर मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसान का समर्थन तो हासिल कर लिया, परंतु 4 सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बिसात पर कभी खरे नहीं उतरे। अब हार की कगार पर खड़ी मोदी सरकार एक बार फिर राजनीतिक लॉलीपॉप के एमएसपी के नए जुमले गढ़ रही है।
आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की पहली प्रयोगशाला क्या हरियाणा बनेगा? ऐसे कयास हैं कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल यूं तो वैसे अक्टूबर 2019 तक है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल अगले साल मई तक है। ऐसी सुगबुगाहट है कि 6 महीने पहले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस बाबत अभी से ही हरियाणा में ईवीएम मशीनें मंगवानी शुरू भी कर दी है। बेंगलुरु से हरियाणा में 20,000 मतदान केंद्रों के हिसाब से पर्याप्त ईवीएम्स पहुंच गई हैं। संदेह इसलिए हुआ क्योंकि कंट्रोल यूनिट्स के साथ डबल बैलेट यूनिट्स आई हैं। अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव होने हैं तो एक कंट्रोल यूनिट के साथ एक ही बैलेट यूनिट की जरूरत होती है। डबल बैलेट यूनिट होने की वजह से दोनों चुनाव साथ होने के कयास को बल मिल रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर एक साथ कॉल किए जाते हैं तो करवाए जा सकेंगे। इन परिस्थितियों में इतनी आपके पास इक्विपमेंट है इतना? बिल्कुल। जहां तक मैं हरियाणा की बात करूं, हमें जो भी निर्देश आएंगे, वी आर टोटली कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग। तो चुनाव आयोग ने जहां अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं राजनीतिक दलों की राय जुदा जुदा सी नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में ये व्यवस्था हो पाएगी। हरियाणा के जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो अक्टूबर में ड्यू है और अक्टूबर में ही अपने नियत समय के ऊपर वो चुनाव होगा। देखिए, हम तो पहले से इस पक्ष में है कि इकट्ठे चुनाव होने चाहिए। चुनाव जिस असेंबली के चुनाव को 6 महीने से कम समय रहा हो, उसमें चुनाव आयोग ये करवा सकता है साथ में। क्या हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? एक बड़ा संशय, एक बड़ी असमंजसता, बड़ा सवाल राजनीतिक दलों के सामने है। चाहे राजनीतिक दलों ने इस बाबत कोई तैयारी की हो या ना की हो, लेकिन हरियाणा चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है कि अगर हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ एक तिथि पर करवाने भी पड़ते हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी कमर कस ली गई है। चलिए, हरियाणा के बाद बात बिहार की करते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में कब होगी भाभी जी की एंट्री, ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले राजनीतिक गलियारों से कुछ और खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात पर बैठक की, जिसमें राज्यपाल एनएन वोहरा, एनएसए अजीत डोभाल भी थे। कल राजनाथ अमरनाथ भी जाएंगे। दिनेश गुंडूराव कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुंडूराव के नाम पर मुहर लगा दी है। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनसीपी विधायक प्रकाश गजभिये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। गजभिये का आरोप ये है कि सरकार भिड़े को बचा रही है। पंजाब के पर्यटन और संस्कृति मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने विभाग में पंजाबी भाषा में कामकाज करने के आदेश जारी किए हैं। सिद्धू ने कहा कि हमें पंजाबी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बात यूपी के मदरसों में ड्रेस कोड पर मचे सियासी घमासान की। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने मंगलवार को सूबे के मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर बयान दिया तो यूपी से दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। मौलानाओं और मौलवियों ने इस फैसले को लेकर एक सुर में विरोध के सुर बुलंद किए तो केंद्र ने योगी सरकार से इस बाबत पूरी जानकारी तलब कर ली है, जिसके बाद योगी सरकार इस मामले में यू टर्न लेती हुई भी नजर आ रही है। और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही हमने ये फैसले किए हैं कि एनसीईआरटी के जब हम सिलेबस लागू कर रहे हैं तो साथ में हम ड्रेस कोड भी लागू करेंगे, जिससे उन बच्चों को यह एहसास होगा कि तमाम समाज के जो स्कूल कॉलेजेस हैं हम भी उसी का एक पार्ट है। यदि किसी को ड्रेस कोड लागू करना होगा तो मदरसे वाले अपनी प्रबंध समिति लागू करेगी, वहां का स्टाफ लागू करेगा। हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। योगी सरकार में एक ही मुद्दे पर दो मंत्रियों के अलग अलग बयानों से भ्रम की स्थिति बन गई है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ड्रेस कोड को लेकर सख्त ऐतराज जताया है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र भी इस गैर जरूरी बता रहे हैं। नॉन इश्यू को इश्यू बनाना आजकल का एक फैशन बन गया है, क्योंकि जहां तक ड्रेस कोड का ताल्लुक है ये कोई इश्यू ही नहीं है।
मदरसों में शुरू से पैजामा कुर्ता टोपी ही ड्रेस कोड है और यही ड्रेस कोड जारी रहेगा। हमारे मदरसे की जो ड्रेस है वाइट और हमें वही पसंद है और हमारे मदरसे की वही ड्रेस है, इसलिए हमने चाहते थे कोई भी हमारे ड्रेस को चेंज करे। मदरसों में ड्रेस कोड को लेकर सियासत में भी जबरदस्त उबाल है। विपक्षी दलों ने एक सुर में योगी सरकार पर हमला बोला। अगर ड्रेस कोड लागू न हुआ और मदरसों ने नहीं किया तो सजा क्या होगी? मदरसा बुलडोज कर दिया जाएगा, बच्चे मार दिए जाएंगे, टीचर्स पर तेज डाला जाएगा, क्या किया जाएगा? तो उसका पनिशमेंट भी अगर साथ साथ हो तो ज्यादा अच्छी बात। इसी तरह के ऑर्डर्स निकालेंगे, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, और हर वार जो होगा वो मदरसे पे होगा, टोपी पर होगा, दाढ़ी पर होगा। ये जो इस तरह की हरकतें हैं, ये पता ही नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा कि ये रूलर हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं या किसी एक तबके को निशाना बनाना इनका जो है वो सबसे फेवरेट जो है वो हो गया है। सर्दियों में बच्चों को स्वेटर नहीं मिले स्कूलों में, लेकिन ड्रेस कोड मदरसों में जरूर लागू होना चाहिए। वाह रे वाह योगी सरकार। बहरहाल अब बात बिहार की करते हैं, जहां की सियासत में बड़ी बहू दस्तक देने वाली है। कल आरजेडी का स्थापना दिवस है और इस दिन लालू परिवार से एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री हो सकती है। ऐसी खबरें हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की कल राजनीति में एंट्री होगी। इन खबरों को बल उन पोस्टर्स की वजह से मिल रहा है जिसमें लालू राबड़ी देवी के साथ साथ ऐश्वर्या की फोटो भी लगी हुई है। ऐश्वर्या की फोटो वाले इन पोस्टर्स से पटना को पाट दिया गया है। ऐसे वक्त में जब तेज प्रताप यादव गाहे बगाए परिवार और अपनी पार्टी के खिलाफ ही आवाज बुलंद करने लगते हैं, वैसे समय में उनकी पत्नी ऐश्वर्या की राजनीति में आने से आरजेडी के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्या जी भी राजनीतिक परिवार से आती हैं सर। उनके दादाजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दरोगा राय, उनके पिता श्री चंद्रिका राय, वो भी राजद परिवार हो, चाहे बिहार में उनका राजनीति में अच्छा राजनीति जीन में है, ये अच्छा जीन में दोनों परिवार। एक तरफ जहां लालू परिवार की बड़ी बहू ऐश्वर्या राजनीति में एंट्री की तैयारी में है, वहीं उनके पतिदेव तेज प्रताप यादव इन दिनों बैरागी बने फिर रहे हैं। आजकल वो भक्ति भाव में लीन हो गए हैं। रोज अपनी कार उठाते हैं और खुद से ड्राइव करते हुए पटना के उस मंदिर में पहुंच जाते हैं जिनका निर्माण है। यहाँ हर रोज वो 3-3 घंटे बिता रहे हैं। तेज प्रताप की कार में भक्ति गाने भी खूब बजते हैं। 1 महीने के अंदर 2 बार राजनीति से संन्यास लेने की बात कह चुके तेज प्रताप के इस अंदाज की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि आरजेडी के स्थापना दिवस के लिए जो निमंत्रण पत्र तैयार हुआ है उसमें तेज प्रताप यादव का नाम ही नहीं है। हालांकि तेज प्रताप इन खबरों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन लगे हाथ ये भी कह रहे हैं कि अगर निमंत्रण पत्र में नाम नहीं है तो क्या हुआ, पार्टी तो हमारी ही है। मेरा चारों तरफ पोस्टर बैनर में मेरा तो फोटो तो दिया हुआ है। मेरा आवास के बाहर भी जो पोस्टर बैनर लगा है उस सब में मेरा फोटो है, नाम है, सब चीज है। उसमें नाम रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? पार्टी हमारा है, पार्टी के लोग हमारे हैं। क्या तेज प्रताप यादव को किनारे करने की साजिश तो नहीं हो रही है पार्टी के अंदर? काहे के लिए किनारे कोई करेगा, साजिश रचेगा? कोई साजिश नहीं रच रहा है किसी भी तरीके का। यूपी में मिशन 2019 के लिए क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान, ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने अलग विदर्भ स्टेट की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इलाहाबाद में कुंभ के लिए सड़क बनाने को लेकर मुस्लिमों ने बड़ी पहल की है और खुद मस्जिद तोड़ दी। साथ ही मुस्लिमों ने जमीन और पैसा देकर हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनवाया। ग्रेटर नोएडा के जेवर में तैनात एसडीएम प्रसून द्विवेदी के आवास को भगवा रंग से रंग दिया गया है। हालांकि विरोध के चलते कुछ ही घंटे बाद भगवा रंग पर पीला रंग चढ़ा दिया गया।
गंगा नदी की सफाई के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर हाइब्रिड एनयूटी प्रोजेक्ट बन रहा है, जिससे सीवेज को रोका जाएगा। चीन के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ चाइना भारत में भी सेवाएं देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ चाइना को बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया है। अब बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मिशन यूपी की। पूर्वांचल क्षेत्र को साधने के लिए आज अमित शाह मिर्जापुर पहुंचे। शाह मिर्जापुर आए तो उन्होंने माता विंध्यवासिनी के दर पहुंचने के लिए भी वक्त निकाला। यहां उन्होंने पूजा पाठ किया और आरती में हिस्सा लिया। इसके बाद अमित शाह ने अवध, काशी और गोरख क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की और मिशन 2019 के लिए रणनीति पर चर्चा की। शाह की इस रणनीतिक बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम्स केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी बैठक में शिरकत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भी इस रणनीतिक बैठक में मौजूद रहे। बैठक में शाह ने सांसदों और विधायकों के परफॉर्मेंसेस का फीडबैक भी लिया। शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को नए कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जोड़ने का मंत्र भी दिया। साथ ही मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कहा। जिस यूपी ने 2014 में एक मुश्त 71 सीटें देकर बीजेपी को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने का बड़ा रोल निभाया था, अब उसी यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी घबराने लगी है और इसकी काट के लिए बीजेपी ने फिर से पीएम मोदी पर भरोसा किया है। दरअसल बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने आलाकमान से गुजारिश की है कि हर महीने यूपी में पीएम मोदी की एक रैली कराई जाए। हालांकि इस मामले में बीजेपी खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन ये साफ है कि गठबंधन की सुगबुगाहट ने बीजेपी के होश उड़ा रखे। चलिए अब बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मिशन यूपी की। राहुल आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में थे। अमेठी में फुर्सतगंज में वो लोगों से मिले और उनके साथ बातचीत की। राहुल ने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी अमेठी के उस किसान सत्तार के घर भी गए जिसकी जायज मंडी में हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई थी। सत्तार गेहूं की तौल के लिए मंडी के बार बार चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसके अनाज का वजन नहीं किया गया था। आज जब राहुल सत्तार के घर गए तो जमीन पर बैठकर उनके परिजनों से बातचीत की। राहुल गांधी ने अमेठी में कारोबारियों से भी मुलाकात की। साथ ही शाम में राहुल ने पदयात्रा भी की। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान वो लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आए। राहुल ने अमेठी दौरे पर जीएसटी, नोटबंदी, कर्ज को लेकर उद्योगपतियों के देश से भागने के मुद्दे पर पीएम मोदी को सीधे सीधे घेरा। जीएसटी और नोटबंदी से आपके जेब में से पैसा लेके उन्होंने विजय माल्या और उनके मित्र नीरव मोदी को दिया। वो 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। हम जोड़ने का काम करते हैं, हम प्यार फैलाने का काम करते हैं, हम भाईचारा लाते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं, नफरत और क्रोध फैलाते हैं। अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं से भी मुलाकात की। राहुल ने अपने नेताओं से ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं की बड़ी अहमियत है, लेकिन हम कई दफे उनकी आवाज सुन नहीं पाते, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के बाद अब किस बात पर बवाल हुआ, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी देखिए कुछ और अहम खबरें। यूपी के कानपुर में एक दारोगा की थाने के अंदर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सीतापुर के रहने वाले एसआई पच्चालाल गौतम सजैती थाने में तैनात थे। हालांकि हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश के पानी में फंसी एक स्कूल बस से छात्रों को निकालने का वीडियो सामने आया है। गांव वालों ने पानी के बीच फंसी बस से एक एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच ने 2.25 करोड़ के पुराने नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भिवंडी क्राइम ब्रांच को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब पकड़े गए तीनों लोग एक होटल में पुराने नोट बदलने आए थे। एमपी के टीकमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी को पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कारोबारी से 3 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे।
भोपाल में एक सनकी आशिक ने प्रेमिका के घर जाकर अपनी जान दे दी। मृतक अतुल लोखंडे भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता था। जब लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शादी अतुल से करने से इनकार कर दिया तो उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। टुनाइट एट 9 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कच्चे तेल में सेहत की डुबकी से लेकर मौत से पहले हुई शोक सभा तक की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की जो बहुत बीमार हो गया है। लैंसेट मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट कहती है कि देश में जो प्रदूषित आबोहवा चल रही है वो हर सेकंड 5 लोगों की जान ले रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रदूषण से होने वाली मौत के मामले में भारत पहले नंबर पर है। भारत में प्रदूषण से हर साल 25 लाख, जी हां 25 लाख लोगों की मौत होती है, यानी कि रोजाना 6,850 लोग देश में प्रदूषण की चपेट में आने से जान गंवा बैठते हैं। इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर चीन है, जहां पर हर साल 18 लाख लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से होती है। 2015 में 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट कहती है कि एड्स, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों से भी ज्यादा मौतें प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 6 में से 1 मौत का कारण प्रदूषण है। भारत में प्रदूषण से मौत के आंकड़ों वाली ये रिपोर्ट जितनी भयावह है उतनी ही भयावह भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसकी 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के शामली के एक निजी अस्पताल की तस्वीर पहले देखिए। जो शख्स मरीज का ऑपरेशन करता दिख रहा है वो MSMD तो छोड़िए, MBBS या BAMS तक नहीं है, वो महज 8वीं पास है। अब जरा मध्य प्रदेश के धार जिले के सरकारी अस्पताल का हाल देख लीजिए। ये अस्पताल मरीजों का इलाज क्या करेगा, इसे खुद इलाज की जरूरत है। अस्पताल के अंदर बारिश का पानी जमा हो गया है, हर तरफ पानी भरा हुआ है। मध्य प्रदेश की ही एक और तस्वीर अब देखिए। सिंगरौली जिले के चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र को ये एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने के लिए दी गई है, लेकिन ड्राइवर ने इसे टैक्सी बना दिया है और पैसे लेकर यात्रियों को ढोता है। ये तस्वीरें बताती है कि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे हैं। जिन्ना का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण का जिन्न निकल आया है। AMU में दलितों आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलने पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने AMU में SC/ST आरक्षण नहीं मिलने के सवाल उठाए थे, तो यहाँ यूपी के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने AMU को नोटिस ही भेज दिया है। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है और भारत सरकार के अधीन है, इसलिए उस पर वो सब कानून लागू होते हैं जो भारत सरकार के हैं। इसमें आरक्षण भी लागू होता है, जिसमें 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति ये लागू होता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है। नोटिस में कहा गया है आप ये बताएं कि आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, स्पष्ट करें और 8 अगस्त को आयोग को अपना जवाब भेजें। अनुसूचित जाति के छात्रों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमने कहा कि हम MHRD को पत्र लिखेंगे, ग्रांट रोक की जाए। वो ग्रांट इशू नहीं है, इशू केवल रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन क्यों नहीं? देखिए, ये दरअसल यूनिवर्सिटी का मामला है। अगर इसमें पढ़े लिखे लोग मशवरा दें तो ज्यादा अच्छी बात है। थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, थोड़ा संविधान को भी पढ़ा हुआ हो, थोड़ा सा कानून भी जानता हो, 2-4 अक्षर पढ़े हो, 4था-6ठा पास हो कम से कम, वो अगर इस मामले में बोले तो अच्छा लगे। देखिए, SC कमीशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इस्तेमाल करने का जो ये सारा एक्ट है, ये बीजेपी सरकार की एक सोची समझी साजिश है। जो माइनॉरिटी एक्ट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी चल रही है। सरकार संविधान में है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होगा, तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अब कल तक कह रहे थे दलित और मुस्लिम भाई भाई, और आज जब दलित को अपना हक देने की बात हो गई, सब पलटी मार दी इन्होंने। देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देश के अलग अलग कोने से बीते 24 घंटे में छेड़छाड़ और रेप के कई मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब BSP के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार छेड़छाड़ के मामले में फंस गए हैं। उन पर एक महिला कार्यकर्ता ने छेड़छाड़ और अश्लील तस्वीरें भेजने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने अहिरवार के खिलाफ
केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अहिरवार का कहना यह है कि उनके खिलाफ ये साजिश है। वहीं दूसरी छेड़छाड़ की घटना टीकमगढ़ की है, जहां पर महिला सब इंस्पेक्टर ने बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद आरोपी मुनिंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हिंदुस्तान में महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकारें कितनी गंभीर हैं और महिला अपराध का ग्राफ किस हद तक बढ़ता चला जा रहा है, वो अब आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर रेप कांड को लेकर पूरे देश में उबाल थमा भी नहीं है कि 3 अलग अलग राज्यों और शहरों से हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची से पड़ोस के ही एक शख्स ने दरिंदगी को अंजाम दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर यूपी के रामपुर की है, जहां पर एक चाचा ने अपनी ही भतीजी का रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तीसरी तस्वीर पंजाब के मुक्तसर की है, जहां पर एक युवती को नशा खिलाकर उसके साथ रेप किया और जान से मारने की कोशिश की। अब चलते हैं राजस्थान, जहां के राजसमंद में एक होटल में 72 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। पिछले 10 से 15 दिनों से इन लड़कियों को इस होटल में छिपाकर रखा गया था। इनमें से कई लड़कियां नाबालिग हैं। बाल कल्याण समिति की निशानदेही पर पुलिस ने इस होटल में छापा मारा और फिर इन लड़कियों को मुक्त कराकर बस से लाया गया। इन लड़कियों से पूछताछ की जा रही है कि ये आखिरकार यहां पर कैसे आई थी। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि कहीं रेप के आरोपी दाती मदन राजस्थानी के आश्रम से इन लड़कियों का कोई कनेक्शन तो नहीं है। राजसमंद का ये होटल दाती के पाली के आश्रम के पास है, जहां से कई लड़कियों के गायब होने की खबरें भी थी। दाती महाराज पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने भी इसी पाली आश्रम में वारदात को अंजाम दिए जाने की बात कही थी। बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, जिसका कैंपस आज अखाड़ा बन गया। विश्वविद्यालय कैंपस में घुसकर कुछ भारी छात्रों और पूर्व छात्रों ने जमकर हंगामा किया और टीचर्स के साथ मारपीट की, जिसकी लाइव तस्वीरें सामने आई, जिसमें छात्र टीचर्स को बुरी तरह से मारते पीटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की कोशिशें की गई। छात्रों के इस हमले में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर, डीन ऑफ सोशल वर्क और डीन सीडीसी के साथ कई सुरक्षा गार्ड्स घायल हो गए। यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना यह है कि हंगामा और मारपीट करने वाले छात्र खुद को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इनमें यूनिवर्सिटी के छात्र होते तो उनके खिलाफ विश्वविद्यालय के स्तर पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ये सभी भारी है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी गई। जिला प्रशासन की लापरवाही के नाते इस घटना का ये अंजाम हुआ और परिणाम स्वरूप आज मेरे करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्राध्यापक साथी, प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य, चीफ प्रॉक्टर, सबके साथ हाथापाई हुई है। पत्थरों से मारा गया है, ईंटें से मारा गया है, सब चोटिल हुए हैं, सब घायल हुए हैं। इस परिणाम तक पहुंचाइए। सरकार को जानकारी दी आपने? सबको जानकारी इस बात की, किसको जानकारी नहीं, सारे प्रशासन के लोगों को। सरकार का मतलब प्रशासन है, प्रशासन के एक एक व्यक्ति को, जिलाधिकारी को भी जानकारी है और एसएसपी को भी इसकी जानकारी, सारे प्रशासन को इसकी जानकारी। बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, लेकिन एक देश ऐसा है जहां पर कच्चे तेल में लोग सेहत की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीर अजरबैजान की राजधानी बाकू की है, जहां पर नाफतलान शहर में एक ऐसा हेल्थ सेंटर है जहां पर लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से भरे बाथ टब में नहाते हैं। हेल्थ सेंटर के विशेषज्ञों का दावा यह है कि कच्चे तेल के बाथ टब में नहाने से न्यूरोलॉजिकल और स्किन प्रॉब्लम समेत 70 बीमारियों का इलाज हो जाता है। वहीं रूस, कजाकिस्तान और जर्मनी समेत दूसरे देशों से लोग इस हेल्थ सेंटर में कच्चे तेल से बॉडी मसाज लेने के लिए आते हैं। आपको ये भी बता दें कि अजरबैजान यूरोप का सबसे अनोखा देश है। यहाँ पर कच्चे तेल और गैस दोनों का विशाल भंडार है। दिल्ली के बुराड़ी में सामूहिक सुसाइड केस में आज नया खुलासा क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी एक नजर दुनिया भर की खबरों पर। चीन में भारी बारिश कहर बरपा रही है। यहाँ के सिंचुआन प्रांत में भारी बारिश के बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा, जिससे हाईवे के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग फंस गए। पहाड़ गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान के लाहौर में भारी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। यहाँ पर 10 घंटे में 280 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर 4-4 फीट पानी भरा है। 38 साल में लाहौर में पहली बार ऐसी बारिश हुई है।
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बीमार पड़ने पर मंत्रियों ने पहली बार गुप्त रूप से शोक मनाने का अभ्यास किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महारानी की मृत्यु पर 10 दिनों के राष्ट्रीय शोक मनाने का रिहर्सल किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक नाव डूबने से 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 74 लोगों को बचा लिया गया। ये हादसा सुलावासी द्वीप के पास समुद्र में हुआ। सीरिया के होम्स प्रांत में हुए एक हमले में आतंकी संगठन आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी का बेटा मारा गया। आईसिस की प्रोपेगेंडा एजेंसी अमाख ने एक बयान में ये जानकारी दी। ईरान ने इजराइल पर अपने देश के बादल चुराने का आरोप लगाया है। ईरान के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख गुलाम रजा ने कहा है कि इजराइल एक खास तरह के उपकरण से ईरान के मौसम से छेड़छाड़ कर रहा है। इससे देश में बारिश नहीं हो रही है। दिल्ली के बुराड़ी में एक घर में 11 लोगों की लाशें मिलने के बाद इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। खबर यह है कि भाटिया परिवार 11 साल से कथित मोक्ष की तैयारी कर रहा था। पुलिस को इस घर से 25 रजिस्टर्स मिले हैं। इनमें से एक रजिस्टर के मुताबिक 20 दिसंबर 2007 को ही ललित ने ऐसे अंधविश्वास को गढ़ना शुरू कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि ललित के पिता की मौत साल 2007 में ही हुई थी। पिता की मौत के बाद ललित पर कुछ अपराधियों ने हमला किया था, जिसके बाद उसकी आवाज चली गई। रजिस्टर में ललित ने इस बात का जिक्र किया है कि पिताजी ने भरोसा दिया है कि आवाज वापस आ जाएगी। कुछ ही दिनों में ललित की आवाज वापस आ गई, जिसके बाद वो और ज्यादा अंधविश्वास की दलदल में फंसता चला गया। कुछ लोगों के मुताबिक साल 2007 में ही ललित को कुछ लोगों ने मुंह पर पट्टी बांधे भी देखा था। इतना ही नहीं, आवाज वापस आने के बाद ललित पिता की तरह ही बात करने लगा। अब आपको दिखाते हैं थाने में हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें। गाजियाबाद के एक थाने के अंदर एक महिला ने युवक पर दनादन थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए किस तरह से महिला युवक को जमकर पीटती चली जा रही है, लेकिन पास में खड़े पुलिसकर्मी चुपचाप से ये तमाशा देख रहे हैं। किसी ने भी युवक को रोकने की कोशिश नहीं की। ये पूरा मामला सिहानी गेट थाने का है, जहां पर ये महिला खुद को एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी बता रही है। महिला पर आरोप यह है कि उसने घर में काम करने वाले ड्राइवर की सैलरी से कुछ रुपए काट लिए। पैसे देने की बजाय महिला ने युवक को थाने में ही बुलाकर दनादन थप्पड़ मारे। इतना ही नहीं, महिला ने रौब दिखाते हुए युवक पर दबाव बनाने के लिए मंत्रालय से भी कार्रवाई कराने की धमकी दे डाली और किसी ने महिला की दबंगई का वीडियो बना लिया।